गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो स्टीफन बी जोन्स हैं। आज हम अपने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और इस सिद्धांत की उपादेयता को एक उदाहरण के द्वारा जॉन्स ने बताया है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जॉन्स जो हैं इन्होंने इजराइल का उदाहरण देते हुए अध्ययन पद्धति को समझाया है इस सिद्धांत की। इन्होंने कहा कि इजराइल में यहूदी धर्म जो है वो एक विचार है, बेल्फोर घोषणा पत्र एक निर्णय और स्थानांतरण एवं अन्य गतिशीलता, फिर शासन एवं अन्य क्रियाओं का स्थल इजराइल जो कि एक राज्य के रूप में आ गया। ठीक है, तो उन्होंने जो इस सिद्धांत में 5 शब्दों का प्रयोग किया है जो कि राजनीतिक अवधारणा, निर्णय, संचार, संचार क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनको उन्होंने इजराइल का उदाहरण देकर बताया कि यहूदी धर्म एक विचार, फिर बेल्फोर घोषणा पत्र जो है वो एक निर्णय और स्थानांतरण एवं अन्य गतिशीलता, फिर और शासन एवं अन्य क्रियाओं का स्थल जो है वो इजराइल, और इजराइल जो है वो एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शक्ति, सीमाओं, राजधानियों और नई औद्योगिक नगरों अथवा उपनगरों के विकास को भी इसकी सहायता से निरूपित किया जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति के लिए निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है और इस सिद्धांत का अंग है। सीमाएं दो राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य रेखा होती है। सीमा परिवहन को सीमित करती है और सीमा क्षेत्र कभी-कभी अंतस्थ राज्य का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार राजधानी के चुनाव के लिए भी अनेक विचार करने होते हैं तथा परिवहन और संचार के साधन उसको अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक संयुक्त करते हैं। इस प्रकार स्टीफन बी जोन्स ने इजराइल का उदाहरण देकर अपने सिद्धांत की उपादेयता को बताया। अब हम इस सिद्धांत की उपयोगिता और महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जॉन्स ने कहा कि यह सिद्धांत राजनीतिक भूगोल के उद्देश्यों और विधियों में व्याप्त विविधता को समाप्त करके उनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। ठीक है, यह समष्टि का एकता का काम करेगा। दूसरा, यह संरचना, कार्य तथा प्रदेश एवं प्रक्रिया को संयुक्त करने में सहायक होगा। तीसरा, यह राजनीतिक भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र में एकता स्थापित करेगा, एकता स्थापित करने में समर्थ होगा और राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक शास्त्र एक दूसरे के पूरक बन सकेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि इसकी सहायता से भूगोलवेत्ता नवीन प्रकार के मानचित्रों का निर्माण कर सकेंगे। इस सिद्धांत के आधार पर सामरिक तथा अन्य राजनीतिक विचार करने में सहायता मिलेगी। यह सिद्धांत सुसंबद्ध विवरण प्रस्तुत करेगा। यह सिद्धांत भूगोलवेत्ताओं के लिए अधिक संतोषप्रद अध्ययन हेतु उपकरण प्रस्तुत करेगा। जॉन्स के शब्दों में इस सिद्धांत की भौगोलिकता इस बात में निहित है कि इसमें प्रस्तुत संचार क्षेत्र की परिकल्पना के सहारे विद्यार्थी राजनीतिक विचारों और निर्णय को मानचित्रण कर सकेंगे जो कि अन्यथा मानचित्रण योग्य नहीं है। भूगोल का विद्यार्थी संभावनावादी और क्षेत्रपरक संरचनात्मक अध्ययन के बीच सेतु बंधन कर सकेगा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्टीफन बी जोन्स के ही शब्दों में यह सिद्धांत गहन अंधकार में तनिक रोशनी दे सका तो यह सफल होगा, ऐसा स्टीफन बी जोन्स ने स्वयं कहा है। जॉन्स ने हार्शॉन के लेख में सिद्धांत परक अध्ययन के प्रति वर्जनात्मक दृष्टिकोण के विपरीत वक्तव्य देकर तथा राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक शास्त्र के बीच सेतु बंध का निर्माण करके विषय के अंतर विषय आयाम को मुखर करने का प्रयास किया।
ठीक है, इन्होंने विषय के अंतर विषय आयाम को मुखर करने का प्रयास किया, परंतु वे स्वयं राजनीतिक भूगोल में प्रादेशिक परिदृश्य के पक्षधर थे। इसके परिणाम स्वरूप जॉन्स की अध्ययन पद्धति सिद्धांत परक अध्ययन के समर्थन में दिए गए वक्तव्य के बावजूद केवल अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों यानी कि नए राज्यों, नगरों, राजनीतिक सीमाओं आदि के अध्ययन के लिए ही उपयोगी थी। सामान्य समस्याओं और व्यापक तथ्यों की तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसमें कोई अधिक सहायता नहीं मिल सकती थी। राज्य के अध्ययन में भी यह अध्ययन पद्धति केवल उन्हीं कार्यों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त थी जिनके विकास का इतिहास पूरी तरह ज्ञात है। प्राचीन संस्कृति वाले राज्यों के अध्ययन में इसकी उपयोगिता जो है वो अत्यंत सीमित थी। अब क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत जो है इसके द्वारा बांग्लादेश जो है उसके उद्भव का भी विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले राजनीतिक विचार जो है उसके रूप में हम देखते हैं कि बांग्लादेश के उद्भव में राजनीतिक विचार अति महत्वपूर्ण रहा है ना, ये हम सभी जानते हैं। इसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश कूटनीति से ही हो गया था, जबकि पाकिस्तान को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने पूर्वी और पश्चिमी भागों के रूप में उन्होंने इसके अस्तित्व में लाए थे, जो कि व्यवहारिक नहीं था। दोनों भागों में धर्म की ही एकता थी, अन्यथा दोनों भाग यानी कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो अभौगोलिक थे और पृथक बांग्लादेश के राज्य विचार के लिए निम्नलिखित तत्व उत्तरदायी थे। पहला था इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, इसमें यानी कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के 24 वर्षों का इतिहास दोनों भागों के संघर्ष का इतिहास रहा था। बंगाली मुसलमानों को सदैव दबाया गया, उनका शोषण किया गया। पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो सदैव से प्रशासन का आधार और केंद्र रहा और धर्म यद्यपि दोनों भागों में समान था किंतु भाषा में भिन्नता थी, जबकि उर्दू को ही राज्य भाषा बनाया गया था। प्राकृतिक तत्व की दृष्टि से देखें तो हम यह एक विभक्त राज्य था तथा दोनों भागों के मध्य यानी कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य लगभग 1500 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र था और दोनों ही भागों की जलवायु, धरातल, मिट्टी आदि में भी भिन्नता थी और राज्य की राजधानी भी पश्चिमी पाकिस्तान जो है वहां पर ही स्थित थी। आर्थिक तत्व अगर हम देखें तो पश्चिमी और पूर्वी की आर्थिक भिन्नता और पश्चिम का पूर्व के प्रति सौतेला व्यवहार करना जो था उसका सदैव से शोषण करना बांग्लादेश के पृथक राज्य के विचार के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। अब अगर हम इसमें निर्णय को देखें तो आवामी लीग यानी बांग्लादेश की उस समय की जो प्रमुख पार्टी थी का 6 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो निर्णय के रूप में हम ले सकते हैं और वह इस प्रकार था कि पाकिस्तान का संविधान संघीय होना चाहिए तथा विधान परिषद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। संघीय विषय केवल सुरक्षा एवं विदेश नीति तक सीमित होने चाहिए। दोनों भागों के लिए अलग मुद्रा होनी चाहिए जिसे आसानी से बदला जा सके। टैक्स लगाने और राजस्व एकत्रित करने का अधिकार राज्य को होना चाहिए। पूर्व और पश्चिम के लिए पृथक विदेशी मुद्रा वितरण होना चाहिए तथा दोनों भागों में समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। नेक्स्ट था इसमें सुरक्षा में पूर्वी पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन कारखाना और नौसेना का केंद्र जो है वो पूर्व में होना चाहिए। सुरक्षा में पूर्वी पाकिस्तान और ये हो गया नेक्स्ट। और उपयुक्त सूत्रों के आधार पर ही दिसंबर 1970 में आवामी लीग ने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से उसको विजय प्राप्त हुई और अंत में बांग्लादेश के उद्भव का कारण बनी। ठीक है, ये तो बात हुई निर्णय की। अब अगर हम गति देखें इसमें तो निर्णय के क्रियान्वित हेतु उसके क्रियान्वयन हेतु गतिशीलता आवश्यक है, ये हम जानते हैं। तो बांग्लादेश में यह गतिशीलता सेनाओं का स्थानांतरण एवं आक्रमण, नागरिक जनसंख्या का शरणार्थी के रूप में भारत आना और पुनः स्वतंत्र राज्य बनने पर वापस जाना को हम गति के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। और मुक्ति वाहिनी सेना तथा भारत की सेना के सम्मिलित
प्रयासों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना जो थी उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करते हैं तो नागरिकों की गतिशीलता व विचारों ने एक क्षेत्र विकसित किया और यह सब क्रिया पूर्वी पाकिस्तान में संपन्न हुई। विचार क्षेत्र का विकास रेडियो और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुआ। फलस्वरूप बांग्लादेश का क्रम जो बांग्लादेश था उसको एक क्रमिक मान्यता प्राप्त हुई। राजनीतिक क्षेत्र के रूप में जो कि इस सिद्धांत का अंतिम चरण है, उसमें बांग्लादेश एक नवीन राज्य के रूप में उदय हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार जो था वो 1,42,879.94 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, ये हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक